तो हम सभी का एक ही लक्ष्य है, आने वाले 10 दिन में अपनी तैयारी करना है अपने को। NISM 8 सीरीज, NISM इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम, ये NISM की वेबसाइट है। अगर आप फर्स्ट टाइम इनरोल कर रहे हैं तो आपको लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी, यानी अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। वो प्रोफाइल आपकी विथ इन 3 डेज आपकी वो अप्रूव हो जाती है, ठीक है। विथ इन 3 डेज NISM के द्वारा अप्रूव हो जाती है। उसके बाद आप जो भी सर्टिफिकेट एग्जाम देना चाहें, तो ये NISM की सर्टिफिकेट के पूरे चार्ट है। तो इसमें जो 8 सीरीज है वो है VIII, ठीक है, 8 सीरीज, ठीक है। इसकी वैलिडिटी होती है 3 इयर्स की, ठीक है। अगर आप एक बार पास करते हैं तो 3 इयर्स उसका तक उसका वो वैलिड रहेगा। उसके बाद आपको CP या ECP के द्वारा उसको आप रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। NISM 8 सीरीज में आपको क्या सीखने मिलेगा? कॉमन बेसिक नॉलेज ऑफ इंडियन इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट, वेरियस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है, जिसको आप फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों का यूज करके स्टॉक एंड स्टॉक इंडाइसेस में आप ट्रेड कर सकते हो या हेज कर सकते हो। क्लियरिंग, सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैकेनिज्म, ये सब चीजें आपको 8 सीरीज में सीखने को मिलेगी, ठीक है। एग्जाम होता है 2 आवर्स के, 2 घंटे के एग्जाम होते हैं, 2 आवर्स, 100 क्वेश्चन। माइनस मार्किंग होती है 0.25, मीन्स अगर आपने 4 क्वेश्चंस रॉन्ग किए तो 1 नंबर कटेगा, या एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे 0.25 नंबर कम हो जाएंगे आपके, ठीक है। 1500 एग्जाम फीस होती है। आप जब चाहें अपने प्रिपरेशन, जब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम को अपने नियरेस्ट सेंटर पे शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम का शेड्यूल आपको इजीली जब आप लॉगिन करेंगे, जब आप इनरोल करेंगे एग्जाम के लिए, तो वहां पे मिल जाता है। तो ये माइनस मार्किंग मैंने बता दी, एग्जाम का पैटर्न बता दिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए स्टडी मटेरियल आता है, ये स्टडी मटेरियल्स होता है, ठीक है। ये अभी खुल नहीं रहा है। स्टडी मटेरियल्स पे आप जाएंगे ना, तो आपको वहां पे लेटेस्ट जो PDF, जो एग्जाम से रिलेटेड या एग्जाम का जो लेटेस्ट वर्कबुक है वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ देर में आफ्टर क्लास मैं आप लोगों के साथ NISM 8 सीरीज का लेटेस्ट वाला PDF शेयर कर दूंगा। उसी PDF को आपको स्टडी करना है, पुराने वाली काम नहीं आती, क्योंकि कुछ ना कुछ डेली रूल एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए प्लीज लेटेस्ट वाला यूज करिएगा, ठीक है। अगर आप NISM 8 सीरीज की तैयारी करते हैं तो आपको इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेट में तो काम आएगा ही, साथ में ये सर्टिफिकेट आपको NISM 13 सीरीज, XIII कॉमन डेरिवेटिव एग्जाम सर्टिफिकेट, ठीक है, XIII, ये 17 नंबर पे है। इसमें भी जो सिलेबस है वो इक्विटी डेरिवेटिव का पूरा सिलेबस है। तो अगर आप आने वाले टाइम में फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि आप कॉमन डेरिवेटिव एग्जाम भी फाइट करेंगे या एग्जाम देंगे, तो आपको इक्विटी डेरिवेटिव को बहुत सिंसियरली पढ़ना चाहिए, क्योंकि कॉमन डेरिवेटिव सर्टिफिकेट में भी इक्विटी डेरिवेटिव से बहुत ज्यादा वेटेज है और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए इसकी फीस होती है 3000, और 60% पासिंग मार्क, 150 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 90 क्वेश्चंस आपको, यानी कि 90%, लगभग 60% क्वेश्चंस आपको राइट करने हैं, या एटलीस्ट 90 आपका स्कोर होना चाहिए आपको पास करने के लिए कॉमन डेरिवेटिव, ठीक है। इक्विटी डेरिवेटिव की तैयारी अपन बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत स्मार्टली स्टडी की जाएगी। जो चैप्टर, ठीक है, जो चैप्टर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं वर्कबुक से कवर करूंगा, ठीक है। वर्कबुक ये लेटेस्ट वाली है, आपको मैं शेयर कर देता हूं, एक सेकेंड। ये लेटेस्ट वर्कबुक है, ठीक है। आपको अगर चेक करना है कि आपने जो वर्कबुक यूज कर रहे हो वो लेटेस्ट है कि नहीं,
यहाँ पे देखिए ये मार्च है ना, ये मार्च के बाद एक और आया है, ठीक है, ये मार्च 2025 की है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे डेट लिखा हुआ है, सेम आपके वर्कबुक में भी लिखा होगा कि कौन सा वर्कबुक वर्जन आप यूज कर रहे हो, ठीक है। पुरानी वाली मत यूज करिएगा, साल भर पुरानी तो बिल्कुल यूज मत करिएगा, नहीं तो नंबर आपके अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखिए सिलेबस वाइज है, चैप्टर है 1 to चैप्टर 10। अगर बोला जाए तो 10 दिन में 10 चैप्टर होने चाहिए, लेकिन नहीं, अपन जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 सबसे ज्यादा वेटेज है, और इसको अपन वर्कबुक से खत्म करेंगे। और इसको खत्म करने में ऐसा नहीं है कि अपन कोई बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलें, अपन जितना आप लोग मुझसे क्वेश्चंस करेंगे मैं उनके रिप्लाई करूंगा, और जितने आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करते ही आगे बढ़ूंगा। मेरा एम है आप जितने लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबके 70 से ऊपर स्कोर आए, ठीक है। जो मैंने पहले भी मेरे स्टूडेंट्स ने अचीव किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी तैयार रहें मेंटली कि आपको 70 से ऊपर स्कोर करना है, ठीक है। एग्जाम क्लासेस 10 डेज की मैंने बोली है, लेकिन अगर आप लोग भी अपनी एनर्जी लगाएंगे तो हो सकता है 1-2 क्लास में और एक्स्ट्रा ले लूं। मुझे टारगेट नहीं है कि मुझे 10 दिन में आप लोगों के कोर्स कंप्लीट करने हैं, 1-2 दिन प्लस माइनस भी मैं देने को तैयार हूं, अपनी एनर्जी में देने को तैयार हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं आप सभी बहुत अच्छे नंबर से पास हों। ये सर्टिफिकेट जहां भी आप यूज करें, आपके स्कोर देख के जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं, या जिस कंपनी में आप अप्लाई करने वाले हैं, या खुद के लिए भी अगर आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी दिखाएं, तो एक एनर्जी आनी चाहिए कि यार आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। तो देखिए चैप्टर वेटेज वाइज आप देखेंगे तो चैप्टर 1 and 2 का है 10 and 5, चैप्टर 3, 4, 5 का स्कोर है 20, 20 and 10, ठीक है। ये 50 टोटल, अगर आप चैप्टर 3, 4, 5 को भी अच्छे से करते हैं तो आपने 50% सिलेबस कवर कर लिया है, 50% मार्क्स आपके आ सकते हैं। चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 इसका टोटल मिलाएंगे तो 30 है, ये है 20, 35, और ये है 15, ठीक है। हमारे लिए तो एक एक नंबर भी इंपॉर्टेंट है, सिंगल नंबर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा टारगेट तो 70 से ऊपर लाने का है। मैं आप लोगों को एमसीक्यू शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कम से कम डेली 10 पेज भी अगर आप कवर करते हो, 10 to 20 पेज को अगर आप रीड करते हो 10 से 15 मिनट भी अगर घर पे, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये NISM 8 सीरीज लोगों ने बोला है कि बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, माइंड से निकाल दो, जो चीज डिफिकल्ट लगेगी वो आप हमसे पूछो। कॉल पुट में ही सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, उसके लिए भी मैं आपको, जब तक आपके माइंड में 100% वो कैप्चर नहीं हो जाएगा, तब तक मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं, आई थिंक आप लोगों के पास अभी कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं हर क्लास में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आप लेकर आए मेरे लिए, इस टॉपिक से रिलेटेड, इस सिलेबस से रिलेटेड। हाँ, इसके बाहर का अगर है तो किसी दिन अपन एक्स्ट्रा क्लास, या किसी दिन कोई ऐसा क्लास रख दूंगा मैं जहां पे अपन इसके बाहर की भी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, वहां पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बहुत पसंद है कि कोई मुझसे कुछ नॉलेज की चीजें पूछे, हो सकता है मेरे से ना बने, या हो सकता है मेरा मेरा नॉलेज आपके काम आ जाए, ठीक है। बस उद्देश्य यही है कि आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा करें, नथिंग एल्स। एनी क्वेश्चंस यहां तक आप लोगों से अगर कुछ पूछना चाहो तो मोस्ट वेलकम है। नो सर, ओके, थैंक यू। बट प्लीज मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा, क्योंकि चैप्टर 1 and 2 तो बहुत इजी है, ठीक है। चैप्टर 1 and 2 तो आपको बहुत इजी पड़ेगा, लेकिन उसके आगे जो है
वो आपको डिफिकल्ट थोड़ा सा पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं। फ्रीक्वेंसी ये है कि हर हफ्ते उनका शेड्यूल रहता है। कई जगह मंडे को एग्जाम नहीं होते हैं, लेकिन ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये 4 दिन तो वो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, वो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, और टाइमिंग भी अच्छी रहती है कि आप जब चाहो तब आप एग्जाम दे सकते हो उसका। तो अपन स्टार्ट करें, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को आगे? यहां तक सब चीज क्लियर है? तो ये जो है चैप्टर 1 है, बेसिक ऑफ डेरिवेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डेरिवेटिव से समझते क्या है। ठीक है, तो बेसिक ऑफ डेरिवेटिव। अ डेरिवेटिव क्या होता है कि एक डेरिवेटिव इज द कॉन्ट्रैक्ट और अ प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू डिराइव होती है वैल्यू फ्रॉम सम अदर असेट नोन एज अंडरलाइन। मींस डेरिवेटिव की खुद की वैल्यू नहीं होती है, उसकी वैल्यू डिराइव होती है वेल नोन असेट से, जिसको अंडरलाइन भी बोलते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव आर द बेस्ड ऑन वाइड रेंज ऑफ अंडरलाइंग असेट्स, जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, निकल, टीन, लेड। एनर्जी सोर्स सच एज ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस। अब आप बोल रहे होगे कि ऑयल, कोल ये तो यहां ट्रेड नहीं होता, लेकिन ओवरऑल ऑल पूरी दुनिया की बात करें तो कोल भी ट्रेड होता है। ठीक है, एग्री कमोडिटीज में भी वेट, सुगर, कॉफी, कॉटन, पल्सेस। फिनेंशियल असेट्स में तो हम सभी को पता है कि शेयर्स, बॉन्ड, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, ये सब चीजें जो हैं ये इनकी एक, ठीक है, इनकी जो वैल्यू है ये अंडरलाइंग असेट्स है। अंडरलाइंग असेट से जो वैल्यू डिराइव होती है वो डेरिवेटिव कहलाती है। ठीक है, जिसकी वैल्यू डिराइव होती है अंडरलाइंग वेल नोन असेट से। ठीक है, तो अब हिस्ट्री जानिए। ये चैप्टर आपको, ट्रस्ट मी, अगर आपने एक बार इसको अच्छे से रीड किया तो 10 आउट ऑफ द 10 आपके नंबर्स आ सकते हैं इन चैप्टर्स में। जहां पे एक ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, उसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि 10 आउट ऑफ द 10 अपने को नंबर आने चाहिए। स्टार्टिंग हुआ था 12th ऑफ सेंचुरी में, यूरोपियन ट्रेड फेयर्स। ठीक है, सेलर साइन करते थे कि प्रॉमिस करते थे कि हम फ्यूचर में आपको आइटम को डिलीवर करते करके देंगे। ठीक है, सेलर साइन करके देते थे कि हम फ्यूचर में आपको आइटम डिलीवर करेंगे। ठीक है, 13 सेंचुरीज में, ठीक है, जो वूल्स की जो ट्रेडिंग होती थी वो 20 साल के एडवांस में होती थी टू फॉरेन मर्चेंट्स। ठीक है, 1634, 1634 एंड 1637, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार आता है यहां से। ट्यूलिप मेनिया इन हॉलैंड। ट्यूलिप एक फ्लावर है। ठीक है, उसका जो प्राइस है, आप सोच भी नहीं सकते, उस फॉर्च्यून में वो पहुंच चुका था ट्यूलिप।
लेकिन जब वो बूम ब्रस्ट हुआ, यानी कि वो बबल जो था वो ब्रस्ट हुआ, फूटा, तो लोगों को बहुत ज्यादा लॉस हुए थे। ट्यूलिप एक फ्लावर में, हॉलैंड में। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसको याद रखिएगा। ट्यूलिप मेनिया कहाँ हुआ था? तो हॉलैंड में। ठीक है। ट्यूलिप फ्यूचर ब्रस्ट हुआ था 1634 एंड 1637। 17 सेंचुरीज में जापान इन एट डोजिमा नियर ओसाका, फ्यूचर मार्केट इज राइज डेवलप किया गया था कि बैड वेदर और वॉरफेयर से राइस प्रोड्यूसर को बचाया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। 1848 शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, सीबीओटी, स्टार्ट किया था ट्रेडिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन वेरियस कमोडिटीज। तो सीबीओटी ने कमोडिटीज में ट्रेड कब शुरू किया? 1848। 1865 सीबीओटी ने लिस्ट किया फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन यूएसए, अमेरिका में, जिसको अपन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सचेंज में ट्रेड होता है वो फ्यूचर कहलाता है। 1865। 1919 में शिकागो बोर्ड एंड एग बोर्ड ने स्पिन ऑफ द सीबीओटी रीऑर्गेनाइज टू अलाउ फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, बाद में उसका नाम हो गया शिकागो मर्सेंटाइन एक्सचेंज, सीएमई। 1919 में सीएमई हुआ। 1972 में शिकागो मर्सेंटाइन एक्सचेंज ने आईएमएफ इंटरनेशनल मनी मार्केट में भी करेंसी फ्यूचर में ट्रेडिंग अलाउ की। 1973 में शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज, सीबीओ, फर्स्ट मार्केट प्लेस फॉर ट्रेडिंग लिस्टेड ऑप्शन, लिस्टेड ऑप्शन में ट्रेडिंग 1973 में शुरू हुई। ठीक है। 1975 ट्रेजरी बिल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। 1977 ट्रेजरी बॉन्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। 1982 यूरो डॉलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बहुत इजी है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। एक दो बार रिवीजन करते जाएंगे, इंटरेस्ट लेते जाएंगे। थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ना जरूरी है, हिस्ट्री में क्या हुआ ऑप्शन एंड फ्यूचर का, उसको जानना जरूरी है। ठीक है। 1983 में सीबीओई इंट्रोड्यूस किया ऑप्शन ऑन स्टॉक इंडाइसेस, S&P 100, S&P 500 इंडाइसेस। अब फ्यूचर फैक्टर जिसने डेरिवेटिव मार्केट में ग्रोथ दिलाई, मार्केट ग्लोबली, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बॉक्स बना दे रहा हूं मैं यहां पे, जब आप रिकॉर्डिंग देखो तो इस बॉक्स पे ज्यादा चर्चा करना, ये बॉक्स भूलना नहीं है। ठीक है। क्यों हुआ? लास्ट 5 डिकेड डेरिवेटिव मार्केट हैज सीन अ फिनोमिनल ग्रोथ। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुए एक्सचेंज में अक्रॉस द वर्ल्ड। उसका पहला कारण था इंक्रीज फ्लक्चुएशन इन अंडरलाइंग असेट प्राइस इन फाइनेंशियल मार्केट, इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ग्लोबली, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन, हेल्प इन रिडक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट, enhance understanding of market participant on sophisticated risk management tool to manage risk। अपने को रिस्क कैसे मैनेज करना है वो मार्केट पार्टिसिपेंट सीखने लगे। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे आज के डेट में टेक्नोलॉजी ज्यादा है इसलिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम है। ठीक है। बहुत सारे डेरिवेटिव मार्केट में इनोवेशंस हुए, न्यूअर एप्लीकेशन और प्रोडक्ट्स आए। ठीक है, इस कारण डेरिवेटिव मार्केट ग्लोबली पूरी दुनिया में फेमस हुआ। ये बॉक्स बना दिया मैंने, और यहां के जो 2-4 क्वेश्चन जो आते हैं उसको मैंने आपको बता दिया। अब इंडियन डेरिवेटिव मार्केट कहां से स्टार्ट हुआ? पहली बार, ये अब यहां से तो क्वेश्चन आता ही है, सेबी ने 24 मेंबर्स कमिटी बनाई। अब वो कमिटी के मेंबर का नाम था डॉक्टर एलसी गुप्ता, जिन्होंने 1996 में, ठीक है, डेवलप अप्रोप्रिएट रेगुलेशन फ्रेमवर्क फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन इंडिया। उन्होंने 1998 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और उन्होंने बोला कि डेरिवेटिव को सिक्योरिटीज में ऐड किया जाए या डिक्लेयर किया जाए एज अ सिक्योरिटी। अगर उसको सिक्योरिटीज एज अ सिक्योरिटी डिक्लेयर करते हैं, सो दैट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू ट्रेडिंग फॉर सिक्योरिटीज, तो जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो एप्लीकेबल हो जाएगा ट्रेडिंग में। लेकिन अब इन्होंने एलसी गुप्ता जी ने बताया कि आपको सिक्योरिटीज में ऐड करना है, यानी कि उसको डिक्लेयर कर दो, डेरिवेटिव को ऐसा सिक्योरिटी डिक्लेयर कर दो 1996 में।
उसके बाद सेबी ने एक और ग्रुप सेट किया, चेयरमैन डॉक्टर जे आर वर्मा का। उनको बोला कि आप पता लगाइए कि रिस्क कितना है डेरिवेटिव मार्केट में। 90 एंड 98 जून में उन्होंने सेट किया, 9 और अक्टूबर में उन्होंने रिपोर्ट दे दी। ठीक है। और उन्होंने वर्कआउट किया मार्जिन सिस्टम, मेथोडोलॉजी ऑफ चार्जिंग, इनिशियल मार्जिन, मेंबरशिप डिटेल, नेटवर्थ। ठीक है। 1999 में सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया गया और डेरिवेटिव विद द डोमेन ऑफ सिक्योरिटीज और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाज डेवलप फॉर गवर्निंग डेरिवेटिव ट्रेडिंग। ठीक है। मार्च 2000 में गवर्नमेंट ने 3 डिसेड ओल्ड नोटिफिकेशंस, जिसमें प्रोहिबिशन लगा हुआ था ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, उसको हटा दिया। ठीक है। जून 2000 जून 2000 में सेबी परमिट बीएससी एंड एनएससी टू इंट्रोड्यूस इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ये गुप्ता जी और वर्मा जी की कमेटी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है कि बीएससी एंड एनएससी ने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड्स स्टार्ट कब हुआ, तो जून 2000 बीएससी एंड एनएससी इंट्रोड्यूस इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट। ठीक है। सेबी अप्रूव ट्रेडिंग इन इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन निफ्टी एंड सेंसेक्स, जो जून 2000 में शुरू हुआ। ठीक है। इंडेक्स ऑप्शंस जून 2001, इंडिविजुअल स्टॉक जुलाई 2001, इंडेक्स जून 2001, स्टॉक जुलाई 2001। ठीक है। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंडिविजुअल स्टॉक स्टार्ट हुआ नवंबर 2001 में। एमएससीआई, ये क्वेश्चन आता है, इसका फुल फॉर्म भी आता है ना, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एमएससीआई ने स्टार्ट किया ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव प्रोडक्ट फरवरी 2013। ये आता है फरवरी 2013 पहली बार स्टार्ट किया। ठीक है। तो अब देखिए फॉरवर्ड क्या होता है। प्रोडक्ट इन द डेरिवेटिव मार्केट, पहला होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मींस मैंने और आपने मिलके, दो पार्टीज ने मिलके कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट किया, टू पार्टीज, टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट, सर्टेन फ्यूचर डेट और पर्टिकुलर प्राइस जो प्री डिसाइडेड है ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैं आपसे मिला और हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम गोल्ड, आप मुझे सेल करोगे, मैं बाय करूंगा, लेकिन आज नहीं, प्री डिसाइडेड डेट, आज से 2 महीने बाद का, 1 महीने बाद का डेट। ठीक है। हम दोनों ने मिलकर कमिटेड किया, ऑब्लिक किया कि हम ट्रांजेक्शन को ऑनर करेंगे। ठीक है। फॉरवर्ड क्या होता है, निगोशिएशन बिटवीन टू पार्टीज होता है, दो पार्टीज के बीच होता है, उसमें मार्केट इन्वॉल्व नहीं होता है। तो उनके कॉन्ट्रैक्ट एंड टर्म एंड कंडीशन जो होते हैं वो कस्टमाइज होते हैं, इसलिए फॉरवर्ड को बोलते हैं ओवर द काउंटर, ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। फिर होता है फ्यूचर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू फॉरवर्ड एक्सेप्ट दैट द डील इज मेड थ्रू अ ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेटेड एक्सचेंज। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेटेड एक्सचेंज के द्वारा हो। ठीक है। फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं स्टैंडर्ड साइज के होते हैं, ऐसा नहीं है कि आज आप 2000 क्वांटिटी खरीद लिए, कल आप चाहे तो 500 खरीद लिए। उनका जो लॉट साइज होता है वो फिक्स होता है, लॉट साइज फिक्स, मैच्योरिटी फिक्स होती है। ठीक है। मैच्योरिटी का मतलब है एक्सपायरी। ठीक है। और ये ट्रेड होते हैं एक्सचेंज में, इसलिए फ्यूचर को बोला जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके। फिर होता है ऑप्शन। एक फॉरवर्ड देखा अपन ने, एक फ्यूचर देखा, एक ऑप्शन। ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव द राइट बट नॉट अ ऑब्लिगेशन। आपको राइट मिलेगा लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है आपके पास। एज अ ऑप्शन बायर, आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपको राइट मिलता है ऑप्शन बायर को, ऑब्लिगेशन नहीं होता है। ठीक है। टू बाय और सेल द अंडरलाइन ऑन बिफोर अ स्टेटेड डेट और स्टेटेड प्राइस। ठीक है। वाइल द बायर ऑफ ऑप्शन पे द प्रीमियम, एज अ बायर आप प्रीमियम पेड करते हो और बाय करते हो राइट को। राइटर और सेलर्स क्या करते हैं, वो रिसीव करते हैं प्रीमियम विद द ऑब्लिगेशन टू सेल और बाय द अंडरलाइंग असेट्स। ठीक है। लेकिन ऑब्लिगेशन सेलर के पास है, लेकिन कब, जब बायर एक्सरसाइज करेगा अपनी राइट को। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। फिर स्वैप्स। स्वैप्स क्या होता है कि एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में, कैश फ्लो को अपन चेंज करेंगे फ्यूचर में,
प्री अरेंज फॉर्मूला के द्वारा, ठीक है। वो सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। स्वैप्स हेल्प मार्केट पार्टिसिपेंट मैनेज रिस्क एसोसिएट विद वोलेटाइल इंटरेस्ट रेट। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसको फिर मैं बॉक्स बना दे रहा हूं, ठीक है। वोलेटाइल इंटरेस्ट रेट करेंसी एक्सचेंज रेट कमोडिटीज प्राइस से आपको बचाता है, हेल्प करता है कि आपको रिस्क ज्यादा ना हो, आपका लॉस ज्यादा ना हो, रिस्क यानी लॉस। फिर होते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट, मींस मार्केट में कौन पार्टिसिपेट करता है, अपने को पता है कि रिटेलर्स करते हैं, लेकिन तीन होते हैं, हेजर्स, ट्रेडर और स्पेक्युलेटर या आर्बिट्राजर। हेजर्स कौन होते हैं? जिनके पास बड़े इंस्टीट्यूट, कॉरपोरेट इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस, बैंक, वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट को कब यूज करते हैं कि उनका मार्केट में एक्सपोजर जो है बहुत बड़ा है, ठीक है, करोड़ों अरबों रुपए हैं उनके पास, ठीक है। उतने की पोर्टफोलियो उनकी 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 करोड़ की पोर्टफोलियो है। अचानक से मार्केट 2-5% गिरा तो उनका तो बहुत बड़ा लॉस होगा, ठीक है। तो अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए, जैसे इंटरेस्ट रेट से, शेयर के प्राइस से, बॉन्ड के प्राइस से, करेंसी एक्सचेंज रेट से, कमोडिटीज प्राइस से, अपनी पोजीशन को बचाने के लिए वो हेज करते हैं, डेरिवेटिव का यूज करते हैं, वो होते हैं हेजर्स। ट्रेडर कौन होते हैं? जो ट्रेड करते हैं, उनको लगता है कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है, ठीक है। वो इंतजार करते हैं अपने अनुसार, टेक्निकल फंडामेंटल जो समझ में आए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, टाइम फ्रेम, ये वॉल्यूम सब देख के उनको ये अंदाजा होता है कि मार्केट में बड़ा एक गिरावट या बहुत तेजी आने वाली, तो क्या करते हैं, वो मार्केट में अपनी पोजीशन बनाते हैं। अगर मार्केट उनके अकॉर्डिंग गया तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, और उल्टा गया तो लॉस भी बहुत बड़ा होता है। ट्रेडर्स एंड स्पेकुलेटर्स क्यों यूज करते हैं डेरिवेटिव? डेरिवेटिव यूज करने का मकसद यह है कि 10,000 रुपए देकर, 10% मार्जिन देके आप एक 10,000 की मार्जिन देके आप 1,00,000 रुपए का भी ट्रेड कर सकते हैं। या ऑप्शन में अगर आप बाय करते हो तो बहुत छोटा अमाउंट देते हो, 8,000, 10,000 रुपए, ठीक है, 20,000, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या होती है? 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ठीक है। फिर होता है आर्बिट्राजर। आर्बिट्राज मीन्स होता है कि एक मार्केट में कोई प्रोडक्ट सस्ते में बिक रहा है, एक में महंगे में बिक रहा है, तो प्राइस का जो डिफरेंस है उस पर वो प्रॉफिट बनाने आते हैं। मिस प्राइसिंग यानी कि सेंसेक्स में, बीएससी में कोई स्टॉक 100 में मिल रहा है, एनएससी में मिल रहा है 102 में, तो यहां पे सस्ता मिल रहा है तो वो बाय करेंगे, और निफ्टी में उसको बेच, एनएससी में बेच देंगे, तो 2 रुपए उनका प्रॉफिट हो गया, रिस्क फ्री प्रॉफिट। बस एक मार्केट से सस्ते में खरीदो, दूसरे में बेच दो, आर्बिट्राजर ये कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा इफिशिएंट मार्केट में नहीं होता। जो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग मार्केट हैं, जिनके पास सॉफ्टवेयर अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है, वहां पे आर्बिट्राजर इतनी जल्दी से आप बाय और सेल नहीं कर सकते, ठीक है, आपको मौके ही नहीं मिलेंगे, ठीक है। मिस प्राइसिंग बहुत कम देखने को मिलती है इफिशिएंट मार्केट में, ठीक है। और ये तीन चीजें जो हैं ये आने वाले चैप्टर 3-4 में बहुत डिटेल में। फिर टाइप ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, एक होता है ऑर्गेनाइज एक्सचेंज में हो तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। सेकंड होता है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, जो एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होता, ठीक है। फ्यू कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट जैसे फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप, उसका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। ओवर द काउंटर मार्केट इज नॉट फिजिकल मार्केट प्लेस। वो क्या होता है? ब्रोकर और डीलर्स के बीच होता है, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग मैच थ्रू नेगोशिएटेड बिटवीन प्रोसेस ओवर नेटवर्क ऑफ टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ओटीसी जो मार्केट होता है, जो मार्केट एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते, वो क्या होते हैं? फोन में आपने बाय सेल कर दिया, लेकिन वहां पे एक ट्रस्ट चलता है कि हाँ हम आपको, वहां पे क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन नहीं होता, आप दोनों के बीच में जो बातें हुई हैं उसके अनुसार ही ट्रेड होगा।
मैंने आपको फोन किया कि हाँ भाई मेरे लिए इतनी क्वांटिटी बाय कर देना, ठीक है, मैंने बाय कर दिया फ्यूचर के उसमें, यानी कि 1 महीने बाद मैं इतने में तुमसे खरीदूंगा, फिक्स हो गया। लेकिन फोन में हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हुआ। ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट हैव विटनेस अ सब्सटेंशियल ग्रोथ ओवर द पास्ट ईयर। ओटीसी बहुत तेजी से हुआ, और ओटीसी यूज कौन करता है? बैंक्स, financial institutions, sophisticated market participant like hedge fund, corporate, high net worth individual, ये ओटीसी मार्केट को यूज करते हैं। ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट जो है ना, वो लेस रेगुलेटेड मार्केट होता है, रेगुलेशन उसमें ज्यादा नहीं होते, ठीक है। अब ओटीसी मार्केट ट्रांजेक्शन अमंग द डीलिंग काउंटर पार्टीज है फॉलोइंग फीचर्स कंपेयर टू एक्सचेंज ट्रेडेड। ओटीसी जो होता है टेलर मेड होता है, फिट टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ डीलिंग काउंटर पार्टी। मैनेजमेंट ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क इज डिसेंट्रलाइज, उसमें काउंटर पार्टी रिस्क होता है, ठीक है। लेकिन बड़ी पार्टीज इसमें डील करती हैं तो इतनी जल्दी डिफॉल्ट नहीं करती, ठीक है। देयर आर नो फॉर्मल सेंट्रलाइज लिमिट ऑन इंडिविजुअल पोजीशन, किसी एक आदमी की पोजीशन कितनी होगी, लिवरेज कितना होगा, मार्जिन कितना लेना है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, इसमें कोई रूल नहीं है। नो फॉर्मल रूल फॉर रिस्क मैनेजमेंट और इंश्योर मार्केट स्टेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी, ठीक है। ट्रांजेक्शन प्राइवेट होते हैं जो आपको इंटायर मार्केट में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। अब बोलिए कि मैं आप लोगों को चैप्टर 1 से डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, आप कोई भी एनआईएसएम का एग्जाम देते हो या कहीं भी, शॉर्ट नोट्स के भरोसे इतनी जल्दी नहीं आना है, पहले बेसिक समझना है। बेसिक समझना है, नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अभी आप क्लास एंड होते ही इसका नोट्स पा जाओगे, लेकिन जितने डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, ये आपको एग्जाम में उतनी ही ज्यादा हेल्प करेगा, एक एक चीजें हेल्प करेगी। सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव, लीवरेज होता है कि आप 10,000 रुपए देके 1 लाख रुपए का ट्रेड कर रहे हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन में होता है ना, 10,000 रुपया दिया है हमने, 1 लाख रुपए उसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग कितना हुआ, 10% आपने दिया है बस, और आपको प्रॉफिट होगा तो बड़ा मुनाफा होगा, इसलिए लीवरेज खराब बोलते हैं। लीवरेज अभी आने वाली चैप्टर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, लेकिन मैंने एक छोटे से एग्जांपल से आपको बता दिया क्या। डेरिवेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है? पहला, ये इंप्रूव करता है प्राइस डिस्कवरी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन एंड एक्सपेक्टेशन। बहुत सारे रिस्क को ट्रांसफर करता है, जो लेना चाहते हैं, हु आर एक्सपोज टू रिस्क बट हैव अ लोअर रिस्क एपेटाइट टू पार्टिसिपेंट विथ हाई रिस्क। जो हाई रिस्क वाले हैं उनको आप ट्रांसफर कर देते हो, जैसे हेजर्स जो है वो लो रिस्क वाले होते हैं, उनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है मार्केट में, तो वो अपने रिस्क को किसको ट्रांसफर कर देते हैं, हाई रिस्क, जो ट्रेडर्स होते हैं। ट्रेडर्स हमेशा हाई रिस्क लेते हैं, उनका प्रॉफिट भी बड़ा होता है और लॉस भी बड़ा होता है, ठीक है। और enable to shift the speculative trade from unorganized market to organized market, risk management mechanism, surveillance of activity of various participants, ठीक है। अब कौन कौन से रिस्क फेस करता है पार्टिसिपेंट्स? पहला होता है काउंटर पार्टी रिस्क। मान लीजिए कोई भी एक पार्टी अगर डिफॉल्ट कर गया, ठीक है, यस, मान लीजिए कोई एक पार्टी डिफॉल्ट कर गया, मैंने आपको बोला कि मैं आपको गोल्ड डिलीवर करूंगा या वो सिक्योरिटी डिलीवर करूंगा, मैंने नहीं किया, तो वो काउंटर पार्टी रिस्क हुआ। या मैंने गोल्ड डिलीवर किया, आपको सिक्योरिटी डिलीवर की, लेकिन आपने मुझे पैसे नहीं दिए, तो आपने डिफॉल्ट किया, तो वो काउंटर पार्टी रिस्क। फिर होता है प्राइस रिस्क। प्राइस बहुत बड़ा मूवमेंट दे दे या बहुत नीचे या ऊपर, तो वो प्राइस रिस्क होता है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मींस कि आप अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं हो पा रहे हो। मैक्सिमम टाइम होता है ना ऑप्शन में कि आप अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं कर पाए, बहुत बड़ा लॉस होता है फिर। इसलिए देखे, आपने देखा होगा कि एक्सपायरी वाले टाइम में जो ब्रोकर है वो मार्जिन ज्यादा मांगते हैं। फिर लीगल और रेगुलेटरी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, फ्रॉड हो गया आपके साथ, इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन, इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन,
ठीक है, लिमिटेड ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, लो रिस्क टॉलरेंस। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप मार्केट पार्टिसिपेंट शुड देयरफॉर केयरफुली कंसीडर वेदर सच ट्रेडिंग इज सुटेबल फॉर हिम और बेस्ड ऑन पैरामीटर। यानी कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए रिस्क कितना है, कितना लॉस हो सकता है आपका। और जब भी अपन मार्केट में ट्रेड करते हैं या डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं तो मार्केट MRDD, मार्केट रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स, ये आपसे ब्रोकर साइन करवाता है। जब भी आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड स्टार्ट करते हो तो उससे पहले अगर आपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ा होगा, उसको बोलते हैं मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बॉक्स बना दे रहा हूं, इसको रिवीजन करिएगा। Model risk disclosure document is issued by member of exchange and contain important information on trading on in equity and FNO segment of exchange। ठीक है, आपको हमेशा इसको रीड करना चाहिए प्रॉपरली बिफोर ट्रेडिंग ऑन कैपिटल मार्केट, कैश या FNO, कोई भी सेगमेंट हो, कहीं भी लॉस हो सकता है। हम में से बहुत कम लोग हैं जो इन सब चीजों को जानते होंगे। ठीक है, हमने साइन कर दिया है, या आज के टाइम में तो OTP आ जाती है, OTP आ गई, हो गया, साइन हो गया, वो OTP आ गई यानी साइन हो गया, या आपने अपना सिग्नेचर अपलोड किया है तो साइन हो गया, खत्म। ठीक है, ये चैप्टर 1 है। देखो बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन आपको 10 में 10 दिला सकता है ये। जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर्स कम नहीं होते हैं। फिर सेकंड होता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बता देता हूं, 5 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी होते हैं। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स और उसके सिग्निफिकेंस क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस क्या होते हैं, इंडेक्स को मैनेज और मेंटेन कौन करता है, और एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस। ठीक है, इंडेक्स इज द स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर दैट मेजर चेंज इन इकोनॉमी इन जनरल और स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, क्या होता है, आप कब बोलते हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है या इकोनॉमी अच्छा कर रही है, जब निफ्टी, BSE ये अच्छा करती है, या फिर IT अच्छा कर रही है, बोलते हैं ना अपन IT अच्छा कर रहा है, FMCG अच्छा कर रहा है, फार्मा अच्छा कर रहा है। हम उस पर्टिकुलर, चाहे NSE फार्मा, NSE बी निफ्टी IT, निफ्टी फार्मा, निफ्टी बैंक, उसको जब ट्रैक करते हैं तो हमको पता चलता है कि वो पर्टिकुलर सेगमेंट कैसा कर रहा है, और पर्टिकुलर इकोनॉमिक को अगर देखना है तो निफ्टी कैसा कर रहा है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या होता है एक स्टॉक इंडेक्स का। स्टॉक इंडेक्स, ये बॉक्स बना दे रहा हूं, इसको भूलना मत, जहां बॉक्स बना है उसको 2 बार 3 बार 5 बार रिवीजन कर लेना। स्टॉक इंडेक्स इज अ इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ओवरऑल मार्केट। निफ्टी खराब कर रही है यानी ओवरऑल मार्केट खराब कर रहा है, या निफ्टी फार्मा खराब कर रही, निफ्टी IT खराब हो रहा है यानी कि पर्टिकुलर सेक्टर खराब कर रहा है। ठीक है, इट सर्व एज अ बेंचमार्क फॉर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, मैनेज पोर्टफोलियो बिलोंगिंग टू आइदर इंडिविजुअल और म्यूचुअल फंड। ठीक है, और अपन स्टॉक इंडेक्स से मेजर करते हैं, इवेल्युएट करते हैं अपने परफॉर्मेंस को। ठीक है, इट यूज एज अ अंडरलाइंग ऑफ फाइनेंशियल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वेरियस प्रोडक्ट इन OTC एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट बेस्ड ऑन इंडाइसेस। टाइप ऑफ स्टॉक इंडाइसेस मार्केट, पहला होता है मार्केट कैपिटल वेटेज इंडेक्स, जिसमें मार्केट कैप जिसकी ज्यादा होगी उसको ज्यादा वेटेज मिलेगा। इंडेक्स में जिन स्टॉक्स के मार्केट कैप ज्यादा होंगे उनको वेटेज ज्यादा मिलेगा। बस एक लाइन में समझ जाइए। ठीक है, फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटल इंडेक्स, इसमें क्या होगा कि देखिए किसी भी इक्विटी में होल्डिंग में 4 टाइप के होते हैं, प्रमोटर्स, इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल। ठीक है, द मार्केट हैज स्टार्टेड सेग्रीगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट रेडली रियल में अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। जो रियल में अवेलेबल है उसको बोलते हैं फ्री फ्लोट। वंस अवेलेबल, अगर आप चाहो तो इमीडिएटली ट्रेड कर सकते हो, वो फ्री फ्लोट होता है। तो फ्री फ्लोट के वेटेज के अनुसार मार्केट कैप, तो पहला था मार्केट कैप वेटेज इंडेक्स, उसमें पहले यूज होते थे निफ्टी, इंडिया में सेंसेक्स निफ्टी। ठीक है, अर्लियर यूज होते थे, अर्लियर पहले। फ्री फ्लोट में कौन कौन से यूज होते हैं, सेंसेक्स निफ्टी एंड SX40। पहले वेटेज में था, फ्री फ्लोट के अनुसार है। फिर प्राइस वेटेज, प्राइस
को वेटेज दिया जाता है कि जिसका जितना ज्यादा प्राइस है उसको उतना ज्यादा वेटेज दिया जाएगा इंडेक्स में, मार्केट कैप से मतलब नहीं है। तो इसके एग्जांपल्स क्या है? डाउ जोन, जापान का निक्की 225, पॉपुलर प्राइस वेटेज। इक्वल वेटेज मीन सभी को बराबर वेटेज दिया जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को कम दिया जाए किसी को ज्यादा दिया जाए, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो बाकी ये 3 के एग्जाम्पल्स है, उसको देख लीजिएगा, और जितना मैंने बताया वो आपके काम का है, ठीक है। एट्रीब्यूट ऑफ इंडेक्स, अब फिर से बॉक्स बनाने का बारी टाइम आ गया, ये बॉक्स है। एट्रीब्यूट क्या होता है एक इंडेक्स का? इट शुड रिफ्लेक्ट द मार्केट बिहेवियर, it should be computed by independent third party or be free from influencer of any market participant। yes, क्वेश्चंस आया। निफ्टी और सेंसेक्स का जो है वो फ्री फ्लोट के अनुसार है। फ्री फ्लोट जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैप बनेगा। उसमें आते हैं सेंसेक्स, निफ्टी और SX40, ठीक है, फ्री फ्लोट। आप लोग अनम्यूट करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज थोड़ा धीरे बोलिएगा क्योंकि अचानक से आवाज आती है ना, तो वो हेडफोन मैंने लगाया, बहुत तेज सुनाई देता है। या तो मुझे कमेंट्स में भी बताएंगे ना, तो मैं आपको बोलने का मौका जरूर दूंगा। ये क्लास वन वे नहीं है, ये टू वेज है। आपको जो डाउट आए आप माइक को अनम्यूट करिए या कमेंट्स में एक बार बताइए, फिर मैं उस क्वेश्चंस के रिप्लाई भी करूंगा। इतनी आसानी से हम या वो ये उस टाइप की क्लासेस नहीं है जिसमें मैं बस बोलते रहूं, बाकी आप लोगों को मैं म्यूट कर दिया हूं तो आप लोग कुछ बोल ना पाए, ऐसा नहीं है। सर ये आप चा चैट डिसेबल हो गया है, अनेबल करेंगे तो उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं, चैट डिसेबल है, चैट इनेबल है सबके अभी हो लिए, गया है। इनेबल है अभी सर। अभी इनेबल हो गया है सर। हाँ, हाँ मेरे को आप सभी के सर। क्वेश्चंस दिख रहे हैं, बट मैंने ये किया हाँ है कि केवल आपके क्वेश्चंस मुझे दिखेंगे, बाकियों के क्वेश्चंस मेरे सर को ही ये दिखेंगे, दूसरों के क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे। यस, 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 सर क्वेश्चन। ये हमारा जो अभी आपने बोला है, मतलब वो डॉ जोन्स का बोला है। तो हाँ, अभी हमारा मतलब प्राइस वेटेड इंडेक्स नहीं है, सो ये हमारा फ्री जो फ्लोट डिपेंडेंट मार्केट करता कैप है है अपना, तो। ओके। अपना फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल इंडेक्स है ओके, ये। तो इससे हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं क्या सर कि निफ्टी कैसे मूव होगा, किसी स्टॉक पे नहीं, 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 डिपेंडेंट रहेगा वो या नहीं, उसके लिए अभी आगे, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वहां पे पता चलेगा कि अपन निफ्टी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है सर या मतलब इंडेक्स को ऐसा रहता है क्या कि अभी निफ्टी में 50 स्टॉक है तो मैक्सिमम जो टॉप के 50 मार्केट कैप से वो हाँ, हाँ, इंडेक्स में आएंगे? हाँ, उसमें भी ओके। फ्री फ्लोट, फ्री सर फ्लोट एक होने चाहिए। और उसका जो कैलकुलेशन है वो कैसे होता है वो अभी अपन जस्ट देखेंगे, जस्ट अभी फ्री थोड़ा फ्लोट देर। मतलब जिसका वॉल्यूम ज्यादा है या या प्राइस ज्यादा नहीं, है? जिसका वॉल्यूम ज्यादा नहीं, जो ट्रेडिंग के लिए, इमीडिएट ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, ओके ओके ओके, व्हाट इज फाइन। रेडिली अवेलेबल, जो अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, हाँ उसके हाँ, समझ में अनुसार आया। उसको वेटेज दिया जाता है। और ये कोई नॉर्मल नहीं होता, ये कंप्यूटराइज होता है, इसकी एक टीम होती है जो अभी होता है ना कि कुछ स्टॉक एग्जिट हो गए फिर एंट्री हुए, उसका भी एक टाइम फ्रेम होता है, इसको अभी अपन देखते हैं। इसका बस नाम और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, क्वेश्चंस आते हैं। एट्रीब्यूट देखिएगा ना, एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सर ये जो अभी हमने जो पढ़ा, इस पे हाँ, जो स्टॉक के डेली या 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट जो भी मूवमेंट है में, वो हाँ, इसके टाइप पे डिपेंडेंट नहीं है? टाइप पे नहीं, ये तो केवल इंडेक्स बना है, ओके उसके ओके मूवमेंट के पे कोई इसका वो नहीं है। ओके मार्केट जो ओके। मूवमेंट करता है ना वो तो अपन जो अपन जो मार्केट के पार्टिसिपेंट है बाय सेल करते हैं ना, डिमांड एंड हाँ सप्लाई के बीच का, ये तो केवल इंडेक्स कैसे बनाना है उसका है, ओके ओके ठीक है, ये भी तो उठाना बताया ना कैसे सर, क्या बनाना है वो जिसका है। हाँ, जिसका हाई वेटेज होता है इंडेक्स का, इंडेक्स के अंदर जिस भी शेयर का, उससे भी तो हाँ, थोड़ा ही पड़ता है ना इंडेक्स पे। हाँ, वो अलग चीज है, ये अभी अपन उससे, यानी कि ये सिलेबस से अपन आगे निकल जा रहे हैं, ठीक है। जी। ये केवल अपने को ये देखना है कि इंडेक्स बनता कैसे, कि सभी को इक्वल वेटेज दिया गया है, इक्वल वेटेज होता है वो। प्राइस वेटेज यानी जिसका प्राइस हाई है उसको ज्यादा वेटेज दिया गया। फ्री फ्लोटिंग, जिस 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 स्टॉक के फ्री फ्लोट ज्यादा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैप बना, उनको वेटेज दिया गया, इसके अकॉर्डिंग बना है। इंडेक्स कैसे बना है बस। अब एट्रीब्यूट क्या होता है?
कि कोई एट्रीब्यूट इंडेक्स का क्या होता है कि मार्केट बिहेवियर को सही रिफ्लेक्ट करे, और इसका कंप्यूटेशन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी के द्वारा किया जाए। कोई भी मार्केट पार्टिसिपेंट इंडेक्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, और इट शुड बी प्रोफेशनली मेंटेन। ये एट्रीब्यूट है, यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इंपैक्ट कॉस्ट क्या होता है? आप लोगों को पता होगा इंपैक्ट कॉस्ट। मैं 100 रुपए की चीज है, मैं 100 में खरीदना चाहता हूं, मुझे नहीं मिल रही है, 102 में मिली, तो ये 2 रुपए जो होता है वो इंपैक्ट कॉस्ट है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। अब वही 102 रुपए में मैंने खरीदा, अब उसको वापस 102 में सेल करने जा रहा हूं तो 102 में नहीं मिल रहा है, वापस मुझे उसे हो सकता है 98 में सेल करना पड़े। तो यहां पे मुझे 2 रुपए ज्यादा दे के बाय करना पड़ रहा है, और यहां पे 4 रुपए कम देके इसको सेल करना पड़ रहा है। तो टोटल मुझे 600 रुपीज, बाय करने में 200, अगर मैं 100 क्वांटिटी ले रहा हूं तो, और सेल कर रहा हूं तो 400 रुपीज मुझे इंपैक्ट कॉस्ट देना पड़ रहा है, क्योंकि बायर और सेलर के बीच का जो प्राइस का डिफरेंस है वो ज्यादा है, इसलिए इंपैक्ट कॉस्ट। लिक्विडिटी इन द कॉन्स्टेंट स्टॉक मार्केट मीन मार्केट वेयर लार्ज ऑर्डर आर एग्जीक्यूटेड विदाउट मूविंग द प्राइस। लिक्विडिटी किसको बोलते हैं कि प्राइस का मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन इतना उसमें लिक्विड है कि मुझे उसे बाय करने, जैसे मैंने बाय किया उसमें एक मूवमेंट नहीं आया, विदाउट मूविंग द प्राइस। आप 10 लाख क्वांटिटी खरीद सकते हो, उसमें लिक्विडिटी ज्यादा होगी कि 10,000 स्टॉक खरीदने गए और 2 रुपए 4 रुपए वो बढ़ गया, उसमें लिक्विडिटी ज्यादा होगी। ठीक है, लार्ज ऑर्डर को जो डाइजेस्ट कर जाए, मुझे आपने दिया 10 लाख क्वांटिटी, मैं डाइजेस्ट कर गया, उससे प्राइस में मूवमेंट नहीं हुआ, तो मेरे को रिलैक्स है कि मैं मुझे जिस प्राइस में लेना था उस प्राइस में मुझे मिल गया, तो ये इंपैक्ट कॉस्ट होता है। फिर इंडेक्स का मैनेजमेंट, ये बॉक्स को बना लीजिए 2.5 इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, रिवीजन इज जनरली डन बाय स्पेशलाइज्ड एजेंसी। अब देखिए बीएससी को कौन मैनेज करता है? एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये याद रखिएगा। क्या म्हणताय? यस नाही यस, आप जिनको बात करनी होगी मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, बीएससी इंडाइसेस को मैनेज करता है एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, एनएससी इंडाइस को मैनेज करता है एनएससी इंडाइसेस लिमिटेड। ये क्वेश्चन आता है। इंडेक्स कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि सेलेक्ट करना राइट स्टॉक्स को, और इंडेक्स की कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी को। मेंटेनेंस का मतलब है कॉर्पोरेट एक्शंस में, जैसे बोनस में, राइट इशू में, स्टॉक स्प्लिट, कंसोलिडेशन, मर्जर। ठीक है, रिवीजन ऑफ इंडेक्स डील विद चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इंडेक्स, जैसे रिलायंस में बोनस इशू हुआ था तो उसको मेंटेन करना, वो मेंटेनेंस कहलाता है। ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी को में हवा कम थी कि ज्यादा थी, नहीं, कॉर्पोरेट एक्शंस को एडजस्ट करना मेंटेनेंस कहलाता है इंडेक्स में। कंस्ट्रक्शन मींस सेलेक्ट करना इंडेक्स स्टॉक को, इंडेक्स की कैलकुलेशंस को। ठीक है, रिप्लेस होते हैं ना, कुछ स्टॉक रिप्लेस हो जाते हैं, न्यू वन एंट्री लेते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग चेंज हो जाती है उसमें। मार्केट पार्टिसिपेंट का इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, कुछ स्टॉक्स में ज्यादा वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ठीक है, कुछ में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं, जिससे उसमें लिक्विडिटी और उसका मार्केट कैप भी हाई हो जाता है, फ्री फ्लोट शेयर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो इंडेक्स कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए कि ट्रेड ऑफ बिटवीन डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी, बढ़िया उसकी लिक्विडिटी हो, वेल डाइवर्सिफाइड हो, रिफ्लेक्ट करे बिहेवियर ऑफ ओवरऑल मार्केट इकोनॉमिक्स। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है रिड्यूस रिस्क को रिड्यूस करे। जैसे आप 10 से 20 स्टॉक अगर पोर्टफोलियो में रखते हो तो आपका जो रिस्क है वो रिड्यूस होगा, लेकिन आप अपनी पोर्टफोलियो में 50 से 100 स्टॉक रखते हो तो रिडक्शन नहीं होगा, और 100 से ज्यादा रखते हो तो आपका रिस्क डिक्लाइन 0 है, यानी कि कोई उसमें रिस्क डिक्लाइन नहीं हुआ है, डाइवर्सिफाइड नहीं माना जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा इंडेक्स में 30 to 50 ही होते हैं स्टॉक्स। ठीक है,
स्टॉक इन इंडेक्स आर चूजन बेस्ड ऑन सर्टेन प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी पैरामीटर। जो स्टॉक सेलेक्ट होते हैं उनके क्वालिटी और क्वांटिटी पैरामीटर्स होते हैं, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मैनेजर होते हैं। अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया से, इंक्लूजन से, तो वो फाइनल डिसीजन देते हैं इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है। ठीक है। इंडेक्स मेंटेनेंस एंड इंडेक्स रिवीजन। यस। नहीं, मैं इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूं। ठीक है। मेंटेनेंस एंड रिवीजन ऑफ इंडाइसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस मैथमेटिकल फॉर्मूला। बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज होते हैं। ठीक है। इंडेक्स नीड टू टेक इनटू अकाउंट कॉर्पोरेट एक्शन सच एज स्टॉक स्प्लिट, शेयर इशुएंस, डिविडेंड एंड रीस्ट्रक्चरिंग इवेंट। ठीक है। इंडेक्स मेंटेनेंस इशू गेट ट्रिगर बाय कॉर्पोरेट एक्शन। इंडेक्स रिवीजन इज कंटिन्यूअस एक्सरसाइज है। इंडेक्स में जो रिवीजन होता है। ठीक है। मेजर इंडाइसेस कौन कौन से हैं? बीएससी, निफ्टी, सेंसेक्स, बीएससी 100, 200, 500। ठीक है। एप्लीकेशन क्या होता है इंडाइसेस का? अपन उसको रेप्लिकेट करके इंडेक्स फंड बना सकते हैं, इंडेक्स डेरिवेटिव बना सकते हैं, यानी कि इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो इंडेक्स को अंडरलाइन लेके अपन बना सकते हैं, उसमें इंडेक्स ऑप्शन हो या इंडेक्स फ्यूचर हो। ठीक है। इंडेक्स डेरिवेटिव का यूज क्यों होता है? कि अपन मार्केट रिस्क से हेज कर सके। ठीक है। पैसिव इन्वेस्टमेंट में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी बना सकते हैं, जिसमें बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज होती है, जिसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट लो होता है। सिमिलर होता है स्टॉक जो ईटीएफ में अपन यूज करते हैं और इंडेक्स में होता है, दोनों का जो वेटेज होता है ईटीएफ में और इंडेक्स में वो सेम होता है। ठीक है। तो यहां तक अपन ओवर, चैप्टर 2 ओवर।